वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर लेक्चर ऑन डॉक्टर हरिज लेबोरेटरी मेडिसिन। ये लेक्चर बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ हार्ट डिजीज़ के ऊपर है। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो लिया हुआ है पहले। इस लेक्चर में मैं कवर अप करूँगा कुछ कॉमन टॉपिक्स जो हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ हार्ट डिजीज़ में। ये क्वेश्चंस आपको वाइवाज में यूज़फुल होगा। ये आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने में यूज़फुल होगा। और जब आप लैब में काम करते हैं और कोई भी पेशेंट आपको रिपोर्ट दिखाता है, पूछता है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो उन सारे सवाल के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो ये है कि व्हाट आर द कॉमन बायोकेमिकल मार्कर्स यूज्ड इन डिटेक्टिंग हार्ट डिजीज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन acute myocardial infarction, unstable angina, ST elevated myocardial infarct, non-ST elevated myocardial infarct। ये कॉमन टर्म्स यूज होता है जब हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। अनस्टेबल एंजाइना, acute myocardial infarction, ST elevated MI एंड नॉन ST elevated MI। तो ये सब क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या फ़र्क है। दूसरा, हम लोग ट्रोपोनिन्स को यूज़ करते हैं हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। तो कौन कौन से किस्म के ट्रोपोनिन्स हैं बॉडी में और कौन सा बेहतर है, टी बेहतर है या आई बेहतर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन नया टेस्ट जो आजकल आ रहा है वो है HS ट्रोपोनिन। व्हाट इज़ HS ट्रोपोनिन एंड हाउ इज़ HS ट्रोपोनिन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ट्रोपोनिन्स। देन CKMB तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, लेकिन CKMB का आजकल एक नया किस्म है CKMB मास। जो हम CKMB एस्टिमेट करते हैं वो एंजाइम एक्टिविटी एस्टिमेट करते हैं। इसी CKMB का एक नया कॉन्सेप्ट है CKMB मास। तो CKMB मास और CKMB एक्टिविटी में क्या फ़र्क है और दोनों में कौन सा बेहतर है। ट्रोपोनिन्स और CKMB में मार्कर्स कौन सा बेहतर मार्कर है। नॉर्मली हार्ट डिजीज़ की जब बात करते हैं तो हम NT-proBNP की भी बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज़ NT-proBNP और NT-proBNP का क्या रोल है हार्ट डिजीज़, स्पेशली हार्ट अटैक में। और लास्ट क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन जब एस्टिमेट करते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए तो मायोग्लोबिन का क्या मतलब है, हाउ इज़ मायोग्लोबिन यूज़फुल। ये सारे क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। आप ज़रा वीडियो को पॉज कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। जवाब नहीं मिलता है तो इंटरनेट में भी ढूंढ के उसका जवाब निकालने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आगे के वीडियो में जाकर देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे जवाब निकालने के लिए तो वो आंसर्स आपको हमेशा याद रहेगा। नाउ लेट्स गेट टू द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बायोकेमिकल मार्कर्स यूज्ड इन डिटेक्टिंग हार्ट डिजीज़। नॉर्मली जब भी कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है और उसको हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो जो कॉमन मार्कर्स यूज़ करते हैं हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए वो है ट्रोपोनिन्स। ट्रोपोनिन्स कन्वेंशनल होता है, ट्रोपोनिन्स HS ट्रोपोनिन होता है। तो ये सब निकलता है जब हार्ट का डैमेज होता है। मायोकार्डियल मतलब हार्ट, नेक्रोसिस मतलब डेथ। जब हार्ट का डेथ होता है तो ये मार्कर्स निकलते हैं। CKMB एक एंजाइम है जो हार्ट के मसल्स के अंदर है, जो हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। जब भी हार्ट मर जाता है, जब मायोकार्डियल नेक्रोसिस, मायोकार्डियल मतलब हार्ट, नेक्रोसिस मतलब डेथ, जब मायोकार्डियल नेक्रोसिस होता है तो ये CKMB जो हार्ट के अंदर है वो बाहर निकल जाता है और वो इंडिकेट करता है कि हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट डेथ हुआ है। NT-proBNP इज़ अ मार्कर ऑफ हार्ट फेलियर। तो अगर किसी को हार्ट अटैक है और हार्ट अटैक के साथ साथ हार्ट फेलियर भी है तो वो ज़्यादा सीरियस होता है। NT-proBNP के बारे में डिटेल में एक और स्लाइड में डिस्कस करूँगा। मायोग्लोबिन भी एक मसल प्रोटीन है जो हार्ट के मसल के अंदर भी होता है और ये मार्कर जो सबसे पहले ब्लड में निकलता है। अगर अर्ली डिटेक्ट करना है तो मायोग्लोबिन इज़ अ वेरी गुड मार्कर। जो नए मार्कर्स हैं आजकल जो आ रहे हैं जिसमें रिसर्च काफ़ी हुआ है, हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन और माइलोपेरोक्सीडेज। पुराने ज़माने में AST और LDH हम यूज़ करते थे हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए, लेकिन आजकल के ज़माने में ये टेस्ट तकरीबन बेकार है। नाउ जब कोई पेशेंट हार्ट अटैक के लिए आता है तो वी नॉर्मली यूज़ दीज मार्कर्स, ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन और NT-proBNP। इन सब के अलावा दो और टेस्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है
लेकिन हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को इलाज करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है तो उसको जनरली हम कार्डियक कैथेटर लैब में ले जाते हैं, जहाँ पे हम स्टेंट वगैरह डाल के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे ले जाने से पहले उनका किडनी फंक्शन टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो लैब में ट्रोपोनिन्स और CKMB के साथ साथ यूरिया, क्रिएटिनिन का भी रिपोर्ट जल्दी रेडी करके डॉक्टर्स को देना है, ताकि पेशेंट की सही तरीके से इलाज हो सके। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनस्टेबल एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट? जब हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कम होता है तो एक किस्म का चेस्ट पेन देता है। दिस चेस्ट पेन काफ़ी क्लासिक होता है कि जो आपके चेस्ट है उसके पीछे होता है। ये पेन अगर पेशेंट को पूछो तो कहेगा कि जैसे कि छाती पे भार रखा हुआ है जैसा लगता है। पेन जो है छाती से बढ़कर गले की ओर और गले से फिर लेफ्ट हैंड की ओर स्प्रेड होता है और उसको लगता है कि अभी वो मरने वाला है। दीज आर द क्लासिकल साइंस जो एक पेशेंट बोलता है, जिसको सुन के हमें ध्यान रखना चाहिए कि शायद इसको अनस्टेबल एंजाइना या फिर हार्ट अटैक हुआ है। ये भी जानना ज़रूरी है कि कई बार हार्ट अटैक ऐसा भी होता है जो साइलेंट होता है और पता भी नहीं चलता है। कई बार हार्ट अटैक ऐसा भी होता है कि जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसा होता है, पेशेंट कह रहा है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हम उसको डाइजीन दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हार्ट प्रॉब्लम था। बट द मेन थिंग इज अंजाइना का क्लासिकल पेन चेस्ट के पीछे भार जैसे अंदर से खींचता हुआ दर्द जो गले तक स्प्रेड करे और गले से लेफ्ट हैंड की ओर स्प्रेड करे, ये क्लासिकल अंजाइना का पेन है। या तो हार्ट का ब्लड सप्लाई कम है या हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद हो गया जिसके कारण कुछ मसल्स मर गए। अगर हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हुआ है और पेन होता है उसको हम अंजाइना कहते हैं। जब यही ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाए और हार्ट के थोड़ा सा सेल्स मर जाता है उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्ट कहते हैं। जब हार्ट मसल मर जाता है वो हार्ट अटैक है, और जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होता है उसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनस्टेबल एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट? मेजर डिफरेंस क्या है कि हम चेक करते हैं कि कौन कौन से मार्कर्स हैं जो हमें बताता है कि हार्ट का मसल का डेथ हुआ कि नहीं। वो कौन कौन से मार्कर्स हैं? ट्रोपोनिन्स, CKMB एंड मायोग्लोबिन। अगर पेशेंट को क्लासिकल अंजाइना पेन है और साथ में ब्लड में ये मार्कर्स हाई हैं तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो गया। अगर इस तरह का चेस्ट पेन है लेकिन ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो उसको हम अनस्टेबल अंजाइना कहेंगे। अनस्टेबल अंजाइना में ब्लड फ्लो टू द हार्ट कम है, लेकिन अगर हम ठीक से इंटरवीन करेंगे, ठीक से इलाज करेंगे तो हार्ट का कोई नुकसान नहीं हुआ। मायोकार्डियल इन्फार्क्ट में ऑलरेडी हार्ट का नुकसान हो चुका है, कुछ हिस्सा हार्ट का मर चुका है। मुद्दा ये है कि इसको जल्दी से ठीक करें और आगे बढ़ने से रोकना। दैट इज़ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। अनस्टेबल अंजाइना में हमें इलाज अगर करेंगे तो हार्ट बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्ट दो किस्म का होता है, जिसको हम ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट कहते हैं और नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल ECG है। इस सेगमेंट को ECG में एक P वेव है, एक QRS कॉम्प्लेक्स है और एक T वेव है। ये S वेव और T वेव के बीच में जो हिस्सा है उसको हम ST सेगमेंट कहते हैं। कई बार जब पेशेंट चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले उसके ECG करते हैं। अगर ECG में ये ST सेगमेंट बड़ा हुआ है इस टाइप का, नॉर्मली S नीचे होता है, T थोड़ा सा ऊपर होता है और ST सेगमेंट फ्लैट होता है। लेकिन अगर ECG में आपको ST सेगमेंट इस तरह से ऊपर उठा हुआ मिले तो उसको हम कहते हैं ST एलिवेटेड MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। ST सेगमेंट एलिवेटेड मतलब उठ गया है, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्ट या हार्ट अटैक। तो दिस इज कॉल्ड ST एलिवेटेड MI और STE-MI। ना ये क्लासिकल ECG पैटर्न है जिसमें हार्ट अटैक का डायग्नोसिस कंफर्म्ड है। इसमें बाकी और कुछ टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इलाज सीधा स्टार्ट कर दो। लेकिन कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चेस्ट पेन होता है और ECG जब करते हैं तो ECG में इस तरह का ST एलिवेटेड सेगमेंट नहीं आता है। तो वो पेशेंट्स को
हम नॉन ST एलिवेटेड MI कहते हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन है, उसका ST सेगमेंटेड एलिवेटेड है, तो ST सेगमेंटेड एलिवेटेड MI मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, उसका इलाज कराओ जल्दी से। अगर ST सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है तो हमारे पास दो शक होता है, या तो ये अनस्टेबल एंजाइना है या फिर ST एलिवेटेड मायोकार्डियल नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए हम बायोकेमिकल मार्कर्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से? ट्रोपोनिन, CKMB और मायोग्लोबिन। अगर इन तीनों में से कोई भी, अगर ये तीन बड़े हैं तो ये नॉन ST एलिवेटेड MI है, मतलब हार्ट का डैमेज भी हो चुका है, तो ये पेशेंट ज़्यादा सीरियस है। और अगर ये बायोकेमिकल मार्कर्स नहीं बढ़े हैं, then that is unstable angina. So the difference between unstable angina and non-ST elevated MI is markers of heart death. कौन कौन से markers? CKMB, troponin और myoglobin. What are the kinds of troponins present in the body? Troponin एक मॉलिक्यूल है जो मसल के कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। ट्रोपोनिन का 3 सब टाइप्स हैं, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C और ट्रोपोनिन T। ये आपके नॉर्मल मसल्स में भी होते हैं, हार्ट मसल्स भी होते हैं। ट्रोपोनिन C जो है सारे मसल्स का एक ही जैसा है। अगर आपका मसल डैमेज हुआ, जैसे पाँव का मसल या कहीं और मसल डैमेज हुआ, तब भी ट्रोपोनिन C बढ़ेगा, और अगर हार्ट अटैक है तब भी ट्रोपोनिन C बढ़ेगा। तो ट्रोपोनिन C इज़ नॉट अ यूजफुल मार्कर हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T स्पेसिफिकली हार्ट में होता है। तो अगर ट्रोपोनिन I या ट्रोपोनिन T बढ़ा हुआ है तो दिस इज हार्ट अटैक। शुरू में I और T दोनों एक ही तरीके से यूज़ कर रहे थे और दोनों का यूटिलिटी बराबर था, लेकिन देखा गया है कि ट्रोपोनिन T जो है, पेशेंट अगर नॉर्मल भी है लेकिन किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उनमें नॉर्मल पेशेंट्स में भी थोड़ा बहुत ट्रोपोनिन T का लेवल ज़्यादा दिखता था। तो नाउअडेज अगर हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करना है तो हम ट्रोपोनिन I को प्रेफर करते हैं। मार्केट में भी जितना भी टेस्ट आपको मिलेगा, ट्रोपोनिन I मिलेगा। ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T नॉर्मल पीपल में बराबर हैं, बट ट्रोपोनिन T थोड़ा बहुत किडनी पेशेंट्स में भी फॉल्सली हाई मिल सकता है। पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं है लेकिन ट्रोपोनिन T का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा मिलता है, तो उन पेशेंट्स के लिए ट्रोपोनिन I बेटर मार्कर होगा हार्ट डिजीज़ डिटेक्ट करने के लिए। तो द बेस्ट मार्कर फॉर डिटेक्टिंग हार्ट अटैक इज ट्रोपोनिन I. Now, what is the role of troponin I in acute myocardial infarct? ट्रोपोनिन I एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। वो सबसे पहला मॉलिक्यूल है जो बढ़ता है, 0 से लेकर 4 घंटे के अंदर बढ़ जाता है और 4 से 6 घंटे के अंदर पीक लेवल पे पहुंच जाता है, और ये ब्लड में तकरीबन 10 दिन तक रहता है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। ट्रोपोनिन I जो है 0 से लेकर 4 आवर्स के अंदर बढ़ने लग जाता है, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे हाई वैल्यू 6 से लेकर 10 घंटे के अंदर आ जाता है और ब्लड में ये 10 दिन तक रहता है। अगर किसी का ट्रोपोनिन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.12 नैनोग्राम पर ml है, उसको हार्ट अटैक पक्का है। तो दिस वैल्यू 0.12 नैनोग्राम पर ml यूनिवर्सल लेवल है, जिसके ऊपर कंफर्म्ड है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। अगर इससे नीचे है तो थोड़ा बहुत डाउट रहता है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन पकड़ कर आता है, जल्दी से आ जाता है हमारे पास, तो ट्रोपोनिन लेवल्स बढ़ा है तो वी आर श्योर कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। अगर पहले बार हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट नेगेटिव आया या लेवल्स नॉर्मल मिलता है, तो 6 घंटे के बाद रिपीट करना पड़ता है। दैट इज़ हार्ट चेस्ट पेन के 6 घंटे के बाद रिपीट करके देखिए। अगर 6 घंटे में आपको उसका वैल्यूज हाई मिलता है, देन यू आर श्योर कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। अगर 6 घंटे के बाद भी आपका ट्रोपोनिन लेवल्स नहीं बढ़ा है, तो उस समय पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अर्ली डायग्नोसिस में ट्रोपोनिन का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये मार्कर ब्लड में 10 दिन तक रहता है। तो अगर पेशेंट 1 दिन के बाद, अगर पेशेंट 5 दिन के बाद आता है और हमें पता लगाना है कि उसको पहले हार्ट अटैक हुआ था, जो 5 दिन के पहले का चेस्ट पेन था वो हार्ट अटैक है या नहीं, अगर कंफर्म करना है, तब भी हम ट्रोपोनिन्स को यूज़ कर सकते हैं।
तो अर्ली डायग्नोसिस में भी काफ़ी यूज़फुल है। और अगर पेशेंट 4-5 दिन के बाद आता है, कहता है मेरे 5 दिन पहले मुझे चेस्ट पेन था, तो अगर उसका ट्रोपोनिन बढ़ा है तो उसको ये भी कंफर्म करता है कि 4-5 दिन पहले उसको हार्ट अटैक हुआ था। तो अर्ली डायग्नोसिस और लेट डायग्नोसिस के लिए, लेकिन फॉलोअप के लिए ये उतना यूज़फुल नहीं है। नॉर्मली अगर ये पता जाता है पहले हार्ट अटैक है या बताया हाई सेंसिटिव प्रोटीन इस यूजफुल है और बहुत नॉर्मल वो आपको 12 सो आपका जो कन्वेंशनल है वो आपको 120 नैनोग्राम पर और एचएस प्रोटीन जो है आपको 12 नैनोग्राम अटैक है। तो ये अटैक है